देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 11 के तीसरा चैप्टर के नाम है ये यावर साम्राज्य। देखते हैं तो ये यावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यावर लोग मूलतः घुमक्कर होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और आरंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूहों में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किए। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण और गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बधाए सोच में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू-यावार परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यावरों का अध्ययन किया है। ये हैं मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में परममहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेल खां के नेतृत्व में की थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलों के यावर लोग दिनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रभाव न पड़े। इन साम्राज्यों ने विशाल विश्व के अनेक देशों में संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेल खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों पर शासन नहीं चला सकते। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सम्मान करना पड़ा। यह यावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यावरी साम्राज्यों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रावृत्तांतों और नगरी साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राजाश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाज का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इनके विषय में सहानुभूति परक विवरण और यहाँ तक कि उनकी परिस्थितियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरोपियों के शहरों में उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया गया। इन सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हम ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतया भ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में शुरू विद्वानों ने
रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्र में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इन क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेल खां और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसने जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था, और ये परिवर्तन सापेक्षित रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लॉर्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारण व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषा और उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीर्स्टोव और जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वान वेसिली व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेल खां के उनके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण ने उसे अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी खुश्चेव युग के दौरान और उसके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पर महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध है वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोल, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध हैं, पर महत्वपूर्ण सामग्रियों हमें इतालियनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा से ही मिलते हैं। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ 2 अलग-अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। उदाहरण के लिए चंगेल खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूतोवियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास, जो मंगोलों और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे के अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत, जो इसी इतालवी और मतालिनी भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी संस्कृति वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल्य रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वार्डगमी मानसक की भूमिका अदा करनी पड़ती है। इगोई दे रखेबिल्टस यानी मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गरेहार्ड डोर्फर यानी जिन्होंने ऐसी मंगोलों और तुर्की शब्दावलियों पर काम किया जो फारसी में शामिल हो गई, जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करती है। हम इन भाषाओं में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेल खां और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। भूमिका देखें तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेल खां, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी, चंगेल खां ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेल खां की राजनीतिक दूरदर्शिता
दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक बड़ा महासंघ पात्र बनने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उससे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्यों संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेल खा के स्वप्न को सार्थक किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेल खा के आदर्शों के मुताबिक इसके पोते मेंको, जो 1251 से 60 तक, मोनके ने फ्रांस के शासक लुई नॉर्वे को यह चेतावनी दी, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेल खा स्वर्गपुत्र। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि अपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञापति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहिए कि और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट है और हमारे समुद्र विशाल है। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और दुष्योधन को निकट ला दिया। ये केवल कोरी धमकियां ही नहीं थी। चंगेल खा के एक दूसरे पोते वाटू उन्हें अपने 1236 से 1241 के तक शायद शासनकाल था इसका। तो बाटू ने अपने के अभियानों में रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्वी एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेल खा की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्वी औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उससे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी अधिकारियों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेल खा ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। उसकी राज्य सत्ता के विकास में इस बहुविधता का क्या हुआ। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेल खा के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, और जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किनके साथ थे और उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, के बारे में देखेंगे। थोड़ा ये देख लें। बुखारा पर कब्जा देखें तो परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवैनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेल खा उत्सव मैदान में गया, जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उससे संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अपने पाप किए हैं। तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरा पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हो। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया, वे यानी नगर आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और जल दिया।
देखते हैं मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खीतान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर समृद्ध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यावरीकरण मध्य एशिया के चरण भूमि यानी स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों में घिरा था, जिसके पश्चिमी भाग में अलताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थी। दक्षिण भाग में शुष्क गोवी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और शेलेना जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकलने सैकड़ों झरने के पानी से सिंचित हो रहा था। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और पशु प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते और वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते और ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चरण क्षेत्र में साल के सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने यानी अपने पश्चिमी के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया, न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और जड़ों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चरण भूमि की ओर चले जाते थे। जातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित हो गई। इस शिकार सामग्रियों और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्होंने चरगाहों को खोज में भटकाना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन की प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण करने और उनकी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना देते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्रायः बहुत छोटे और अल्पकालीन होते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेल खा द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अटीला द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अटीला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेल खां की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक अस्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी अस्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय आवासों स्थानबद्ध साम्राज्यों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। यद्यपि ये आवरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थी, पर ये दोनों समाज एक दूसरे के व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थानीय निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। ये यावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादन और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी के पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे।
उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधधक सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे, तब वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर दिया देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने में लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आया था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्रों में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झोपड़ों से अस्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर ये आवर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किले बंदी कराना आरंभ कर दिया था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इन किले बंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया और जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यावरों द्वारा लगातार हुए हमलों और उनसे पनपने अस्थिरता और भय का यह एक प्रभावशाली प्राचोस साक्ष्य है। चंगेल खां का जीवन वृत्तांत देखें तो चंगेल खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में नोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। उसका पिता का नाम येशुजेई था, जो कि यायद कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था जो बोरजीदगी कुल से संबंधित था, जिसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलून ईके ने तेमुजीन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था और तेमुजीन का अपहरण कर उससे दास बना लिया गया था और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया था और उसकी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी थी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक घुमरचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई यानी अंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तेमुजीन ने कराईट लोगों के शासक और अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरियल उर्फ ओग खा के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजीन ओंग खा का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजीन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसका पिता के हत्यारे शक्तिशाली ततार केराइट और खुद ओग खा, जिसके विरुद्ध उसके 1230 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमल लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के लिए तेमुजीन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी एक प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा में यानी कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेल खा समुद्री खा और या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया गया। 1206 में कुरिलताई में मान्यता मिलने से पूर्व चंगेल खां ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति यानी निम्नलिखित अनुभागों को देख सकते हैं इसमें सैन्य शक्तिशाली के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में दिए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय कर दी गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी और जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बती मूल्य के शिया लोग
और चरचिह्न लोगों के चीन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। शुंग राजवंश जिसके आधिपत्य में दक्षिण चीन था। 1209 में सीसीओ लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेल खा अपने अभियानों की प्रगति में खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामलों अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थिति अपनी मातृभूमि में लौट आया। 1218 ईस्वी में कराहिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारजम का सुल्तान मोहम्मद चंगेल खा के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 और 1221 ईस्वी के अभियानों में बड़े नगरों ओट्राड, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मरव, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिस नगरों ने प्रतिरोध किया उसका विध्वंस कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेल खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध यानी राजकुमार की हत्या के लिए प्रतिशोध को उग्र रूप के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद की पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली गई और क्रीमिया के रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश पर पीछा किया। सिंध नदी के तट पर चंगेल खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग में मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेल खान की मृत्यु हो गई। उसके सैनिक उपलब्धियों विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिससे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उसके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उसकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवारी सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। जब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिससे उन्होंने अल्पकालीन कार्य करने की क्षमता प्रदान की, उन्होंने शीत ऋतु के युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का जलमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेल खान ने घेराबंदी यंत्र और निफता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपसर्कर का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। चंगेल खान के उपरांत मंगोल देखते हैं तो चंगेल खान की मृत्यु के उपरांत हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस और स्टेपी क्षेत्र के बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की थी।
दूसरा चरण 1235 से 1300 तक था रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इस अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनकी हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के दो पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकारियों के लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम दो पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेल खा के वंश की तोलुयेद शाखा के उत्तराधिकारियों के चोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। के जो चंगेल खा के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 के दशक के ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि ने उसका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोल का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय में अगले अनुभाग में उन कारकों की भी चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं विजयों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन देखें तो मंगोलों और सैन्य उनके यावर साम्राज्यों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तब उन्हीं लोगों के सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेल खा की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थे। कोराइटो जैसे पराजित लोगों भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया। चंगेल खा उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योद्धाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेवी क्षेत्रों की पुरानी 10 मौलों पद्धति के अनुसार संगठित हो गई थी, जो 10,000 हजार और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक 10 मौलों इकाइयों एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेल खान ने इन प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारों से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उससे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल थे। उसमें स्टेवी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर उसके जनक चंगेल खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष
विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। नौयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल व्यवस्था में भी चंगेल खां का साथ दिया था। चंगेल खां ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को अंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। ऐसे अन्य को भी कई जो अंडा ने निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, उनको चंगेल खां ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों को अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण के पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह के उभरने अभी जातीय वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने कबीले रिश्ते से प्राप्त की। इन नवीन श्रेणी में चंगेल खां ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। उससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेल खां का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का योग था और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस से निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सके। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे यह अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया। चंगेल खां ने संकेत किया कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। इसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेल खां का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर एक साम्राज्य का शासन करेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियों यानी तामा निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद यानी किरीलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह, भूमि और उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। चंगेल खां ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थान में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों के समस्त एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इन संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा सैन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे नुकुबकुहुर कहते थे और इस उगाही को यावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेल खां की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति यानी याम में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति का विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को वो अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित क्षेत्रों को अपने नवीन यावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्ध में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों यानी कनात का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैल गया, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिकी विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी
कभी नहीं उबर पाए। और जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए थे और मंगोल विजय के उपरांत शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए थे। मंगोल की देखरेख में रेशम मार्ग पर यानी सिल्क रूट पर और व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन से ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासक ने सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास जी से फारसी में फैजा और मंगोल भाषा में जेरेज जारी किए गए। इस सुविधा के लिए व्यापारी वाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक यानी खान की सत्ता स्वीकार करते थे। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग में दबाव डालकर यह विचार रखा गया कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाएगा। परंतु 1270 के दशक के आते आते शुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेल खां का पोता कुबलई खान, जिसकी मृत्यु 1294 में हुई थी, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान, जिसकी मृत्यु 1304 में हुई थी, जो चंगेल खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में अस्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेल खां को भी हैरानी में डाल देती थी। चंगेल खां के शासनकाल में ही मंगोलों ने विजित राज्यों से नागरिक प्रशासनिक को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था। इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज दिया जाता था, जैसे चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतर। इस तरह उन्होंने दूरस्थ राज्यों को संगठित करने के लिए भी मदद की और उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोश को लूटमारों की धार कम हो गई। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहा जब तक ये प्रशासन अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ये लू चुत्साई ने यगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुवैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रसूदुद्दीन ने गजन खां के लिए यह भाषण भी इस समय तैयार किया जो उसने अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था। उसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उसकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्रों में अधिक था, उन क्षेत्रों में जो यावरों के मूल स्टेपी आवास से दूर थे। धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राज्य वंश बनने की भावना से स्थान ले लिया और हर एक अपने उलूस, जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया। यह अंशतः उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेल खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने युवान और इल्खानी वंशजों की स्थापना की। चोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज्य किया।
चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज्य किया, जिसे आजकल तुर्किस्तानी कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया यानी चगताई के वंशज तथा रूस यानी गोल्डन होल्ड के स्टेपी निवासियों ने यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चली। चंगेल खां के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक वंश समूहों में बट जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी स्मृतियों और परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव। स्पष्टतः यह सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हुआ और इसी की एक शाखा टोलीईद ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासकारों ने दिया है। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम था। परिष्कृत रूप से कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों के गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेल खां को भी नहीं छोड़ा गया। इस खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजनी हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मेदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। एक इल्खानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया है कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। यद्यपि इल्खानी विवरणों में अभी भी चंगेल खां की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली वक्त यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेल खां के वंशजों को विरासत में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। अब उन्हें एक स्थानबद्ध सामान में अपनी धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वजह तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे चंगेल खां ने की थी। डेविन आयलॉन के शोध के बाद यास पर हाल ही में हुआ कार्य यानी वह नियम संहिता, जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेल खां ने 1206 में किरिलताई में लागू की थी, उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी और अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास की याशक लिखा जाता था, जिसका अर्थ था विधि यानी ज्ञातपि और आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण याशाक के बारे में हमें मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह के मंगोलों ने याश शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था चंगेल खां की विधि संहिता। यदि हम उसी समय में घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द के अर्थ में होने वाली परिवर्तन को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था, जिन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों का शासन किया जिसके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियाँ और नियम थे। हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि याश मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेल खां की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया, जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। याश मंगोलों को समान आस्था रखने वाले के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेल खां और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यद्यपि मंगोलों ने काफ़ी हद तक स्थानबद्ध जीवन प्रणाली के कुछ पहलुओं को अपना लिया था, फिर भी यास ने उनको अपनी
कबीलाई पहचान बनाए रखने के लिए अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। जो हो सकता है चंगेल खाके ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित थी, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। यहाँ से देखें तो 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेल खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की। उसने उनको पापी कहा और चेतावनी दी कि इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप उनको अपना पीछा छिपा हुआ धन उसे देना पड़ेगा। यह वर्णन करने योग्य एक नाटकीय घटना थी जिसको लोगों ने लंबे समय तक याद रखा और उस पर चित्र बनाए। 16वीं शताब्दी के अंत में चंगेल खां के सबसे बड़े पुत्र जोची ने एक दूर का वंशज अब्दुल्लाह खां बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेल खां के विपरीत अब्दुल्लाह खां वहां छुट्टी की नजाम अदा करने लगा। उसके इतिहासकार हफीम ए तानीस ने अपने स्वामी के इस मुस्लिम धर्म परायणता का विवरण अपने इतिवृत्त में दिया और साथ में यह चौंका देने वाली टिप्पणी दी कि यह चंगेल खां के यास के अनुसार थी। निष्कर्ष देखें तो चंगेल खां और मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान देखें तो आज जब हम चंगेल खां के याद करते हैं तो हमारी कल्पना में ऐसी तस्वीर आती है जैसे कि एक विजेता नगरों के ध्वस्त करने वाला और एक ऐसे व्यक्ति जो हजारों लोगों को मृत्यु का उत्तरदायित्व है। 13वीं शताब्दी के चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के नगरवासी स्टेपी के इन गिरोहों के भय और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। फिर भी मंगोलों के लिए चंगेल खां अब तक का सबसे महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलवाई, साथ ही उन्हें समृद्ध बनाया, एक शानदार परम महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया और व्यापार के रास्ते और बाजारों को पुनर्स्थापित किया, जिसने वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री आकृष्ट हुए। चंगेल खां के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, बल्कि ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। स्थानबद्ध पराजित लोगों की सोच से परे कुछ देर के लिए 13वीं शताब्दी के उस छोटे से मंगोल अधिजात्य के बारे में सोचिए जिनसे विविध मतों और आस्था वाले लोगों को सम्मिलित किया। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी भिन्न धर्मों आस्थाओं से संबंध रखने वाले थे, श्रमण, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक नीतियों पर अपने व्यक्तिगत मत भी कभी नहीं थोपे। मंगोल शासकों ने जब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ शासकों और हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भर्ती किया, उनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था, जिसको अपने बहुविधि संविधान का कोई भय नहीं था। यह उस समय के लिए एक असामान्य बात थी। इतिहासकार अब उन विधियों का अध्ययन करने में लगे हैं जिनको माध्यम से मंगोल अपने बाद में आने वाली शासन प्रणाली जैसे कि भारत के मुगल शासकों की अनुसरण के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मंगोल और किसी भी यावत शासन प्रणाली से संबंधित जिस तरह के प्रलय हैं, उनमें से यह समझना वस्तुतः असंभव है कि कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिसमें साम्राज्य निर्माण के महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदाय में बटे हुए लोगों का एक परिसंघ बनाया। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी रही। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, ने अपने एक को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेल खां का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र प्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेल खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। आज दशकों के रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलों एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उसने चंगेल खां को एक महान राष्ट्रनायक के रूप में लिया है।
जिसका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया जाता है और उसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ किया जाता है। मंगोलों के इतिहास में निर्णायक समय पर चंगेल खा एक बार फिर मंगोलों के लिए एक आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जो महान अतीत की स्मृति को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने की दिशा में शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाएगा।